10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल दिन जैसा था। रेड फोर्ट के आसपास हमेशा की तरह ट्रैफिक था, लोग अपने फ़ोन्स चेक कर रहे थे, टूरिस्ट फोटोज़ ले रहे थे। सब कुछ बिल्कुल एक रूटीन की तरह ही लग रहा था। पर कभी कभी सबसे डेंजरस चीज़ें तब होती है जब सब कुछ नॉर्मल लगे। शाम 6:45 पर सुनहरी मस्जिद के पार्किंग से एक हुंडई i20 निकलती और 6:52 पर वो एक रेड लाइट पर रुकती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिसका शॉक 150 मीटर तक डेब्रीज उड़ा देता है। छह गाड़ियां और 3 ऑटो आग पकड़ लेती है। मेट्रो गेट का ग्लास टूट जाता है, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती है और ब्लास्ट की आवाज ITO तक, जो 2.5 किलोमीटर दूर है, वहां तक सुनाई देती है। 13 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, 20 लोग इंजर्ड हुए और दिल्ली की शांति एक पल में टूटी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस ब्लास्ट के कुछ ही मिनट पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ये चीज इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा इंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, क्योंकि इस ब्लास्ट के पीछे एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा चेन रिएक्शन छुपा था। दोस्तों, रेड फोर्ट के ब्लास्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ और जो हुआ वो इतना पावरफुल कैसे था, इस सब को एक क्लियर सीक्वेंस में देखना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड इवेंट थी जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं। 10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:45 पर सुनहरी मस्जिद के पार्किंग से एक Hyundai i20 कार निकलती है। कार बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी, ना हाई स्पीड ना कोई अनयूजुअल मूवमेंट, जो सीधा रेड फोर्ट की तरफ जा रही थी। फिर कार एक सडन यू टर्न लेती है, जैसे ड्राइवर को पता था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना था। 6:52 पर कार रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट के एक रेड लाइट पर रुकती है। ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल थी, लोग अपने फोन्स में बिजी थे, कुछ ऑटोज पैसेंजर्स ले जा रही थी। बिल्कुल एक दिल्ली की नॉर्मल शाम जैसा लग रहा था। और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक इतना बड़ा धमाका होता है जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देता, बल्कि आसपास की 6 गाड़ियां, 3 ऑटो रिक्शा तुरंत ही आग पकड़ लेती है। मेट्रो स्टेशन गेट का ग्लास शॉकवेव से टूट जाता है, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो जाती है, आसपास की कार्स जो 30-40 किलोमीटर दूर खड़ी थी उनके विंडोज तक क्रैक हो जाते हैं। 2 लोग जो ब्लास्ट के टाइम पे रील्स बना रहे थे, उनके फोन में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और उन वीडियो से पता चलता है कि ब्लास्ट का स्केल कितना बड़ा था। आई विटनेसेस का कहना था कि उन्होंने जिंदगी में कभी इतनी तेज आवाज नहीं सुनी। कुछ लोग कहते हैं कि उनको लगा जैसे ये बिल्कुल अर्थक्वेक हुआ था। 6:55 पर सायरन्स शुरू हो जाते हैं। दिल्ली फायर सर्विस 7 फायर ब्रिगेड भेजती है और 7:15 तक एम्बुलेंसेस साइड पर होती है। पर एक अच्छी बात यह है कि पुलिस के आने से भी पहले चांदनी चौक के जो लोकल लोग थे वो मदद के लिए आ गए। वो लोगों ने इंजर्ड लोगों को ई-रिक्शा में बिठाकर LNJP हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन इस सब में 20 लोग इंजर्ड हो चुके थे और 13 लोगों को तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। और इसी मोमेंट से एक मैसिव मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन शुरू होता है, जिसका सच मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि लोगों तक सच पहुंच सके। रेड फोर्ट ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन जितना ही आगे बढ़ रहा था उतना ही ज्यादा वो मिस्टीरियस होता जा रहा है। जहां एक तरफ इन्वेस्टिगेशन बॉडी सस्पेक्ट और टेरर नेटवर्क्स को ट्रेस कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ विक्टिम्स और उनके कनेक्शंस का भी पता लगाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि कैसे लोकल पुलिस से लेकर सेंट्रल एजेंसीज सभी विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर रही है और किस तरह से मीडिया भी इस केस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब पुलिस ने ब्लास्ट साइट का सर्वे किया तो 6 विक्टिम्स की पहचान हो गई। ये लोग काफी रेगुलर एक्टिविटीज के लिए वहां आए थे। कोई DTC बस कंडक्टर था, कोई साड़ी की दुकान में काम करता था। इनमें से 8 लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुके थे और बाकी लोग सीरियस इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुए। यही वजह थी कि होम मिनिस्टर अमित शाह हॉस्पिटल गए और फैमिली मेंबर से बात की। उन्होंने इमीडिएटली थरो इन्वेस्टिगेशन की बात की है और कहा है कि सभी एंगल्स को ध्यान रखते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब बात करते हैं हमारे मीडिया की। जैसे ही ब्लास्ट होता है, मीडिया चैनल्स इसे हाइप करना शुरू कर देते हैं। न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल्स, हर जगह कॉन्स्पिरेसी थियरी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने तो बिहार इलेक्शन के साथ भी ब्लास्ट का लिंक दिखाया है। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है, यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशंस, मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स बहुत ज्यादा फैल चुके हैं और मेरे हिसाब से बिहार इलेक्शंस का लिंक बिल्कुल ही बेसलेस था।
हम बात करते हैं असली कहानी की। पुलिस ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया कि ये Hyundai i20 का लाइसेंस नंबर प्लेट था, पर अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो कार की ओनरशिप का पता लगा कि ये कार पहले गुड़गांव में थी, फिर दिल्ली के एक डीलर को बेची गई। अब तारिक का नाम भी आ रहा था, जिसका कनेक्शन पुलवामा से भी हो सकता है, और तभी से हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया है अक्रॉस इंडिया, स्पेशली मुंबई में। NIA और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उन्होंने FIR UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर फाइल की है। UAPA टेररिस्ट रिलेटेड केसेस में होता है। इससे यह भी क्लियर होता है कि गवर्नमेंट ने इस ब्लास्ट को सीरियस टेररिस्ट एक्टिविटी माना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑफिशियल सोर्सेज से रियल इन्फॉर्मेशन कब तक आएगी। केस काफी कॉम्प्लेक्स है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत डीप सीक्रेट्स निकलने की उम्मीद है। क्या यह एक टारगेटेड अटैक था या बस पैनिक एक्सप्लोजन थी? जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन बिना किसी बायस के स्मूथली और एफिशिएंटली हो। इस वीडियो में हम अब आगे देखेंगे कि पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किस तरह से क्यूज को फॉलो कर रहे हैं और कैसे सस्पेक्ट से नए कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं। ब्लास्ट के बाद इसका कनेक्शन एक और बड़े टेरर नेटवर्क से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये ब्लास्ट सिर्फ एक कार या एक ड्राइवर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक बहुत ही लंबी चेन है जिसका रिएक्शन तो रेड फोर्ट पर दिखा, पर इसकी शुरुआत हरियाणा और कश्मीर से होती है। 10 नवंबर की शाम ब्लास्ट के ऑलमोस्ट साथ ही JNK पुलिस और हरियाणा पुलिस ने एक बहुत बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन में 2 कश्मीरी डॉक्टर्स को अरेस्ट किया। ये दोनों डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका लिंक जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत अल हिंद तक था। इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत ही शॉकिंग लोकेशन पिन पॉइंट की है। फरीदाबाद में एक भाड़े का घर था, वहां पे 360 किलो एक्सप्लोसिव्स पाए गए और फिर धीरे धीरे रेड्स बढ़ती गई और मटेरियल्स मिलना शुरू हो गए। 360 किलो से लेकर 3000 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव पाए गए। ये सिर्फ एक दो बॉम्ब के मटेरियल नहीं है, ये एक लार्ज स्केल मल्टी सिटी टेरर प्लान का हिंट है। वॉकी टॉकीज, टाइमर्स, डेटोनेटर्स, राइफल्स, पिस्टन्स, सब एक जगह से मिलना बताता है कि कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा था। इसी नेटवर्क से एक नाम बार बार सामने आ रहा है, उमर नाबी या उमर मोहम्मद। पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर बाय प्रोफेशन, अल फलाह यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद से कनेक्टेड था। ब्लास्ट के कुछ घंटे पहले तक उसका मोबाइल एक्टिवेटेड था। उसी की कार Hyundai i20 ब्लास्ट में यूज हुई थी। पुलिस का क्लेम तो ये भी है कि उमर ने ब्लास्ट पैनिक में किया था, क्योंकि उसके साथी अरेस्ट हो चुके थे और वो डर गया था कि अब अगली बारी उसकी है। ब्लास्ट बहुत ही लूजली असेंबल्ड था, इसलिए उसमें शार्पनर्स नहीं थे। लेकिन यहाँ से केस और भी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। उमर की बॉडी उस ब्लास्ट साइट पर नहीं मिलती। पुलिस ने उसकी मां का DNA सैंपल लिया है ताकि कंफर्म हो सके कि क्या उमर उन 13 विक्टिम्स में था या नहीं। पर अगर वो बच निकला है या जिंदा है तो वो आखिर कहाँ गया? क्या वो कंट्री छोड़ के निकल चुका है या फिर कोई और उसकी मदद कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि 3000 किलो एक्सप्लोसिव आखिर फरीदाबाद आया कैसे? इतने बड़े मटेरियल्स का लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, फंडिंग सब एक क्लियर प्लानिंग से ही होता है। ये एक वार्निंग है कि हमारे बीच कितने साइलेंट, एडुकेटेड, रेडिकलाइज्ड नेटवर्क काम कर रहे हैं। और अब हम कंक्लूजन में देखेंगे कि आगे क्या होना चाहिए और हम इस इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं कि आगे ऐसा फिर दोबारा ना हो। दोस्तों, रेड फोर्ट ब्लास्ट केस एक बार फिर से हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी ट्रेजेडी के पीछे कहानी हमेशा सरफेस से काफी गहरी होती है। जो हम न्यूज में एक हेडलाइंस के रूप में देखते हैं, उसके पीछे मल्टीपल लेयर्स होती है। प्लानिंग, नेटवर्क, लूप होल्स और कहीं ना कहीं सिस्टम मॉनिटरिंग का फेलियर। 13 लोगों की मौत सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि कई परिवारों का टूटना है। और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को रिस्पॉन्सिबली, पेशेंस के साथ फॉलो करना जरूरी है। पैनिक, रूमर्स या पॉलिटिकल ब्लेम गेम सच को और दूर कर देता है। अब जो क्लूज मिले हैं, फरीदाबाद के एक्सक्लूसिव्स, डॉक्टर्स की अरेस्ट, सस्पेक्ट्स की मिसिंग लिंक्स, सब कुछ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ हिंट दे रहा है। लेकिन पूरा सच तो तभी सामने आएगा जब एजेंसीज अपना काम पूरा कर लें। और यहाँ हमारा रोल बहुत सिंपल है, हमें बस काम रहना है, रियल फैक्ट्स का वेट करना है और बिना प्रूफ के कोई जजमेंट नहीं बनाना। सच जरूर निकलेगा, बस उसमें थोड़ा वक्त लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही और इन्फॉर्मेशन निकलेगी मैं एक और नया वीडियो लेके आऊँगा।